Hi, very good morning everyone, and I'm here amongst all of you. आज हम पढ़ने जा रहे हैं the further part of this chapter। और हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने देखा था किस तरह से वेव ऑप्टिक्स में we had proved reflection of waves, है ना? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को हमने प्रूव कर दिया था। आज हम रिफ्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं, आइए ध्यान दीजिए। सो रिफ्रैक्शन में आज हम आगे बढ़ेंगे। इन रिफ्रैक्शन अगर देखा जाए तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव्स यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। तो हाइजेंस का प्रिंसिपल हम यूज करेंगे और हाइजेंस के प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि किस तरह से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कैन बी प्रूव्ड। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमें पता है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखो। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब एनी रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस सो इट बेंड्स, है ना? तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ये रे जाता है तो बेंड हो जाता है। ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना? अच्छा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब जाता है? कोई बताएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल कब होता है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब होता है? एनीबॉडी? सर टुवर्ड्स द नॉर्मल जब रेयर टू डेंसर जाता है और अवे फ्रॉम द हाँ नॉर्मल जब डेंसर टू रेयर जाता है हाँ, सही बात मीडियम। है। व्हेन रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रहा हो, जब अपना रे रेयरर मीडियम से डेंसर जा रहा हो तो क्या होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। डेंसर टू रेयरर जा रहा हो बेटे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये समझ में आया? इस तरह। अब सबसे पहला, फॉर द गिवन मीडियम रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज गिवन बाय n इक्वल्स टू साइन i बाय साइन r। ये स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन i अपॉन साइन r is constant and this constant is called as refractive index. This is called as refractive index. इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, ठीक है? तो इसी को स्नेल्स लॉ कहते हैं। फिर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो सही बात है कि सारे के सारे एक प्लेन में लाई करते हैं। ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये हमने 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में अब तक इसको पढ़ चुके हैं। हम इसको फिर से बता रहा हूं मैं, है ना? ये लिखने की जरूरत नहीं आपको। इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल, राइट? अब अगर आप ध्यान से देखोगे प्यारे बच्चों, तो अगर ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, अब हम यहाँ पर बात जो करेंगे वो रेज की बात नहीं करेंगे, हम वेव फ्रंट की बात करेंगे। हम वेव्स की बात नहीं करेंगे। वी विल टॉक अबाउट वेव फ्रंट, ठीक है? वी विल टॉक अबाउट द वेव फ्रंट। तो इसीलिए लेट अस स्टार्ट विद दिस। ये रेड आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट था, इस तरह से आगे आ रहा था और ऐसे यहां तक आया, ठीक है? फिर हमने देखा कि किस तरह से वो यहां तक पहुंचेगा। तो इसका मतलब जब रे ऑफ लाइट यहां से लेकर ये इस पॉइंट तक पहुंचा, है ना? रे ऑफ लाइट यहां तक जब पहुंचा तब दूसरा वाला रे यहां तक पहुंचा था। दूसरा वाला जो रे था वो यहां से लेकर यहां तक पहुंचा था, इस पॉइंट तक पहुंचा था, राइट? अब अगर देखा जाए
तो यहां से आगे जब यहां पर ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हो गया अंदर जाएगा, उतने ही टाइम में ये दूसरा वाला रे यहां से लेकर यहां तक आएगा, और ये जो होगा इसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये कौन सा वेव फ्रंट है? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये होगा इस तरह से आगे जाता जाएगा, है ना। तो अगर v1 इसका स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम है और v2 स्पीड इन डेंसर मीडियम अगर है, तो मैं कह सकता हूं कि रेयरर और डेंसर मीडियम में ये v1 और v2 इसका स्पीड है, ठीक है। तो यहां से a डैश b डैश इज अ इंसिडेंट वेव फ्रंट, क्या ऐसा कह सकते हैं हम? बिल्कुल कह सकते हो, है ना। तो a डैश b डैश क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और ये फॉल हो रहा है ऐसे। क्लियर? सो व्हेन द वेव फ्रंट रीचेस पॉइंट ए, जब ये वेव फ्रंट आपका पॉइंट ए पर पहुंचा था, तो उसी समय बी पर ये उसका पैरेलल वाला रे बी पर पहुंचा था, उसका साथी, है ना। जब ये ए यहां पर पहुंचा तो उसका भाई यहां तक पहुंचा, ठीक है। एंड ए डैश बी डैश और ए बी दोनों सेम ही हैं। ए डैश बी डैश और ए बी दोनों सेम ही है, वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ठीक है। अब बेटे जब आप ऐसा बोलोगे कि व्हेन ए डैश रीचेस एट पॉइंट ए, जब ए डैश आपका पॉइंट ए पर पहुंच जाएगा, बी डैश बी पर पहुंच जाएगा, ठीक है। और बी को आगे एक्स्ट्रा टाइम लगेगा टी सरफेस तक पहुंचने में। ए सरफेस तक पहुंच गया लेकिन बी अभी सरफेस तक नहीं पहुंचा है, तो ऐसा मान लेते हैं कि बी को सरफेस तक पहुंचने के लिए टाइम टी लगता है, ऐसा मान लेते हैं। तो ठीक है, तो बी को टाइम टी लगा यहां तक पहुंचने में, तो मैं बोल दूंगा कि बी से लेकर ये डी तक टाइम टी में पहुंचा, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया बेटे? v1 इंटू टी। क्यों भाई? ये समझा? v1 इंटू टी वेलोसिटी इंटू टाइम इज द डिस्टेंस, तो bd डिस्टेंस कितना हो जाएगा? v1 इंटू टी हो जाएगा। उसी तरह उतने ही टाइम में, उतने ही टाइम में ए वाला जो रे था वो आगे जाएगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? v2 इंटू टी। कितना डिस्टेंस? v2 इंटू टी। अच्छा, अब v1t ज्यादा रहेगा या v2t ज्यादा रहेगा? कौन बोलेगा? v1t इज ग्रेटर और v2t इज ग्रेटर? बोलो कौन बोलेगा? स्पीड कौन से मीडियम में ज्यादा रहेगा? स्पीड विल बी ग्रेटर इन फर्स्ट मीडियम, बिल्कुल। तो सही है आपका आंसर, तेजस, रिया, शीतल, हर्षवर्धन, बिल्कुल सही है बेटे, है ना। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि पहले वाले मीडियम में, पहले वाले मीडियम में ज्यादा स्पीड रहेगा दूसरे मीडियम से, राइट। तो दूसरे वाले जो दूसरा वाला जो आपका मीडियम है वो डेंसर मीडियम है, और इस डेंसर मीडियम में पहले मीडियम से ज्यादा स्पीड नहीं रहेगा, क्योंकि रेयरर मीडियम में ज्यादा स्पीड रहता है, डेंसर मीडियम में कम स्पीड रहता है। और जब इस तरह से हो जाएगा कि रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम में, रेयरर मीडियम में ज्यादा स्पीड रहेगा, तो v1t विल बी ग्रेटर देन v2t, v1t विल बी ग्रेटर देन v2t। ये समझ में आया? ठीक है, तो इसीलिए
मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन रेयरर मीडियम इज ग्रेटर देन दैट ट्रेवल्ड इन द डेंसर मीडियम। ठीक है, तो ये डेंसर मीडियम वाला रहेगा। बहुत बढ़िया, ये यहां तक समझ में आया सबके? ओके, आगे चलते हैं। अब V2T डिस्टेंस लेके वहां पर एक आर्क बना दो और ये जो डिस्टेंस आएगा, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। और ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे ड्यूरिंग दिस टाइम, सेकेंडरी वेवलेट्स एट ए कवर द डिस्टेंस V2T इन डेंसर मीडियम, है ना, एक ही बात है। सेकेंडरी वेवलेट्स बोलो आप, क्योंकि वो एक वेव फ्रंट था। ए बी क्या है? वेव फ्रंट है। ए बी क्या है? वेव फ्रंट है। और ये ए बी वाला जो वेव फ्रंट है बेटे, ये ए बी वाला वेव फ्रंट बेटा एक सोर्स की तरह एक्ट करेगा। हमने हाइजेंस प्रिंसिपल देखा था। हाइजेंस का प्रिंसिपल क्या था कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, each and every point on the wavefront acts as, किस तरह एक्ट करता है? It acts as the source of secondary wavelets, उस secondary wavelets का source एक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सो चलिए जी, अब एक काम करते हैं। ये यहां से जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये D और C को जोड़ देंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जितने टाइम में B D तक पहुंचा उतने ही टाइम में A C तक पहुंचा। इसका मतलब दोनों के दोनों रेज C और D पॉइंट पर एक साथ पहुंचे। फिर से बता रहा हूं, जितने टाइम में B D तक पहुंचा उतने ही टाइम में A C तक पहुंचा, और इसीलिए C और D तक जो वेव्स पहुंची वो एक साथ पहुंची, और इसीलिए CD इज द वेव फ्रंट। इसलिए CD क्या है? वेव फ्रंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो वेव फ्रंट का डेफिनेशन ही वही होता है ना। सो द वेव फ्रंट हैज दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन। क्या है वेव फ्रंट का डेफिनेशन? ऐसा सरफेस जहां पर वेव्स विल रीच एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, ऐसा सरफेस जिसके ऊपर वेव्स एक साथ पहुंच जाए, इसको कहा जाता है वेव फ्रंट। इसलिए सीडी क्या है? वेव फ्रंट है। कैसा वेव फ्रंट है? इट इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो उसको आप नाम दे दो, क्या नाम है उसका? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट उसका नाम है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब ये CD रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, तो हमने यहां पर लिख दिया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्लियर? चलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करते हैं। ये हमने ये सब क्यों किया? ये आप डायग्राम ड्रॉ कर लिया ना आपने? लिखना भूलना नहीं। तो अब हम बात करेंगे, ये जो एंगल है बेटा, ये ग्रीन कलर में जो एंगल दिख रहा है, क्या ये एंगल I है? हाँ, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I। और क्या ये एंगल I अगर है, एंगल जो नीचे दिख रहा है CAM, देखिए ना CAM, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये आपको पता है। ठीक है, अब NAM जो दिख रहा है आपको, NAM, दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आ गया, समझ गए हम। अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव ये करना है कि sin I upon sin R should be equals to the refractive index of the particular medium, है ना। तो हमें इसको प्रूव करना है। तो आइए हम अब इसको
प्रूव करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है अभी। अब बड़ा आसान है प्यारे बच्चों, ये एंगल को देखिए, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बन जाएगा, ठीक है। और अब मैं बोल दूंगा कि v1 is the speed of light in rarer medium and v2 is the speed of light in denser medium। अब इस फिगर से एंगल ए डैश ए एन देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस को देखिए आई, ठीक है। दिस इज एंगल आई प्लस ये वाला एंगल एन ए बी नैब, एंगल नैब को देखिए, क्या दोनों का सम 90 डिग्री रहेगा? हाँ भाई, दोनों का सम 90 डिग्री रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ए बी, क्योंकि ए बी क्या है? ए बी इज द वेव फ्रंट। ए बी क्या है? वेव फ्रंट है ना। और ए बी वेव फ्रंट होने के कारण हम कहते हैं कि वेव फ्रंट ए बी उसके रे को हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। तो ए बी इज अ वेव फ्रंट और इसीलिए आपका ये वाला लाइन इसको परपेंडिकुलर रहेगा, इसलिए ये एंगल पूरा पूरा 90 डिग्री है। ये समझ गए हम। इसमें से ये एंगल आई रहेगा, तो ये जो है आपका नैब, एंगल नैब रहेगा 90 माइनस आई। एंगल नैब कितना रहेगा? 90 माइनस आई। एंगल नैब विल बी 90 माइनस आई। क्लियर नाउ? तो एंगल नैब हम समझ गए। अब बात करते हैं नैब प्लस बैड की। अब हम बात करने जा रहे हैं नैब प्लस बैड। नैब और बैड की बात करते हैं। देखो नैब किधर है, ये देखो एन ए बी नैब। बैड किधर है, देखो बैड बी ए डी बैड। समझा? नैब और बैड दोनों मिला के 90 है क्या? हाँ है जी। क्यों है? क्योंकि एन ए डी ये नॉर्मल है ना, एन ए इज अ नॉर्मल परपेंडिकुलर। तो उसमें से नैब है 90 माइनस आए, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? आय बन जाएगा। नहीं समझे? है ना? ये देखो, ये नैब नैब और ये बैड था, इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए एंगल बैड और ए डैश ए एन विच इज आई। तो बैड एंगल बन जाएगा आई। एंगल बैड इज आई। आई एम बैड। आई इज बैड। समझे? सो यस। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एंगल आई हमने प्रूव करके दिखाया, ये वाला एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है क्या? डायग्राम ड्रॉ कर लो फटाफट। और यहां तक ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटे एंगल मैक को देखिए। मैक, मैक दिख रहा है सबको? मैक, मैक बोलो या कैम बोलो, एक ही बात है ना? एंगल मैक को देखो, एंगल मैक इक्वल्स टू कितना है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला एंगल बेटे, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर प्लस इसको देखो कैड या डैक, डैक को देखो, डैक, डीएसी, डैक। डैक को अगर देखोगे तो मैक प्लस डैक, मैक प्लस डैक कितना हो जाएगा? मैक प्लस डैक 90 है। तो अगर ये आर है तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा। क्यों भाई? ये आर है तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा। क्यों भाई? क्यों भाई? और उसी तरह से कैड मतलब डैक और ये सी डी ए को देखो या एडीसी को देखो। एडीसी मतलब कौन सा एंगल? ये देखो एडीसी, देखो 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 एडीसी, एडीसी, एडीसी है 90 डिग्री। ठीक है, तो डैक प्लस एडीसी 90 डिग्री। वाई? बिकॉज दिस इज अ ट्रायंगल, एडीसी इज अ ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल में एक साइड एक एंगल है 90 डिग्री, ये वाला सी वाला एंगल, सी इज 90 डिग्री, और इसीलिए बचे हुए दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो एक अगर 90 माइनस आर है तो बचा हुआ कितना? आर। तो एंगल एडीसी बन जाएगा आर, एंगल एडीसी बन जाएगा आर। क्या है, सबको समझा? ठीक है, तो फिर से बता रहा हूं, मैक को देखो, मैक, मैक है आर, कैड कितना? 90 माइनस आर, कैड कितना? 90 माइनस आर, कैड देखो, कैड 90 माइनस आर हो जाएगा, और ये 90 माइनस आर तो ये आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों साइड, तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180, एक 90, तो बचे हुए दो का एडिशन भी 90। यहां तक क्लियर है सबको? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब ये दो ट्रायंगल्स को देखो, लिख लिया जी? आगे बढ़े। दो ट्रायंगल्स को देखो, बैड वाला ट्रायंगल और एसीडी वाला ट्रायंगल। बैड वाला ट्रायंगल दिखा सबको? बैड, ये देखो बी ए डी, बैड, है ना? ट्रायंगल बैड एंड ट्रायंगल एसीडी, ट्रायंगल एसीडी। ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स में अगर देखा जाए तो साइन आई की बात अगर हम करें, साइन आई हो जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। बोलो 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 बोलो, कौन सा साइड बाय कौन सा साइड? बीडी बाय एडी। क्यों भाई? बीडी बाय एडी। ठीक है, ठीक है, और ये एंगल आर देखो, ये वाला एंगल आर हमने अभी प्रूव किया। ये एंगल आर से साइन आर कितना होगा बोलो? तो ये साइन आर आपका हो जाएगा एसी बाय एडी। भाई साहब क्या हो जाएगा? एसी अपॉन एडी हो जाएगा ना, एसी अपॉन एडी। बहुत बढ़िया। उसके बाद साइन आई बाय साइन आर अगर करेंगे तो बीडी बाय एडी डिवाइड बाय एसी बाय एडी, एडी एडी कैंसल, दोनों का एडी एडी कैंसल, तो ये बनेगा बीडी बाय एसी। क्या बनेगा? बीडी बाय एसी, बीडी बाय एसी। ठीक है, चलो एसी के अंदर जाके बीडी। चलिए आगे बढ़े। अब बीडी और एसी को हमने पहले कैलकुलेट करके रखा है, बीडी और एसी को पहले ही कैलकुलेट करके रखा है हमने। बीडी कितना? बीडी है आपका V1 इंटू टी, और एसी कितना है? V2 इंटू टी। कैलकुलेट करके रखा है पहले से, V1t अपॉन V2t, टी टी कैंसल, ये होगा V1 बाई V2, तो साइन आई बाय साइन आर बनेगा V1 बाई V2, और V1 बाई V2 क्या होता है?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज v1 अपॉन v2, और इसीलिए sin i बाय sin r इज μ/1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम with respect to first medium. Refractive index of second medium with respect to first medium. All right, and therefore this is very very important to know किस तरह से हमने प्रूव करके दिखाया इसको। चलो मैं इसको थोड़ा सा पीछे ये दिखा देता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या किया। ये वाला स्टेप समझा सबको? साइन आई हमने ढूंढा, साइन आर हमने ढूंढा, ठीक है, सारे स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। v1 बाई v2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इस तरह, तो ये बना आपका स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज द रिफ्रैक्शन लॉ गिवन बाय स्नेल्स। तो इसका मतलब does the laws of refraction can be deduced from Huygens wave theory। तो हमने वेव थ्योरी का उपयोग करके, वेव थ्योरी को यूज करके हमने बहुत ही आराम से ढूंढा कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन किस तरह से प्रूव हो सकते हैं। चलो अब हम आगे बढ़े, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ग्रेट। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको हमने प्रूव किया था, फिर ये आर और ये आर, और फिर साइन आई और ये साइन आर ले लिया दोनों ट्रायंगल में, तो अपना काम बन गया। और ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सारे के सारे सेम प्लेन में हैं। ये दूसरा, और वो अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल होंगे, तो ये भी यहाँ से काफी क्लियर है। तो सारे रिफ्रैक्शन के जो लॉज है, तो सारे रिफ्रैक्शन के लॉज हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। ओके बताइए, आंसर बताइए। डी, हाँ सही बात है, डी, दैट्स करेक्ट, वेरी गुड। जी हाँ, बिल्कुल सही है। गायत्री, रिया, सोहम, हर्षवर्धन, तेजस, कुणाल, विशाखा, शीतल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी हाँ, बाकी लोग भी आंसर कर सकते हो, है ना? सब लोगों को आंसर करना है। साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट इज स्नेल्स लॉ, ठीक है। चलिए, if c1 and c2 are velocities of light in rarer and denser medium, then चलिए बताइए फटाफट। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है।
बिल्कुल सही है, दैट इज करेक्ट। आंसर इज रेयरर मीडियम में वेलोसिटी हमेशा ज्यादा रहता है और डेंसर मीडियम में कम रहता है। C1 इज ग्रेटर देन C2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। विशाखा ए नहीं होगा, C1 ग्रेटर देन C2/2 ऐसे। हाँ ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमेशा सही हो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इसलिए ए नहीं हो सकता। चलिए, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट द विड्थ ऑफ द वेव फ्रंट changes, remains same, sometimes changes, none of these। रिफ्रैक्शन होते समय प्लेन वेव फ्रंट का, तो उसका जो विड्थ है, विड्थ जैसे वहां पर ए बी एक विड्थ था और सी डी नीचे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का विड्थ था। आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों कि हमेशा बदलेगा या कभी कभी बदलेगा या बदलेगा ही नहीं, कांस्टेंट रहेगा। हर्षल शिनकर, ओके, हर्षवर्धन है, गायत्री है, चिन्मय है, ओके, शीतल, ओके, शीतल, तेजस जी। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ भाई हाँ, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। इसका ऑप्शन होगा सही ए, चेंज होगा ना विड्थ, विड्थ चेंज होगा ना यार, कैसे चेंज होगा भाई? तो वो तो पहले देखा ना हमने, दिखाओ कैसे चेंज होगा। ये देखो, ये ए बी को देखो और सी डी को देखो, ऊपर पतला है ना, नीचे जाके मोटा हो गया, देखो जरा, क्यों भाई? ऊपर देखो ये पतला है, ये नीचे देखो ये मोटा है, ये ए बी छोटा है, सी डी बड़ा है। समझा? क्लियर? आगे बढ़े? जी हाँ, अब हम पढ़ने वाले हैं डॉपलर्स इफेक्ट, लेकिन अपना टाइम, ओके ठीक है, चलो डॉपलर इफेक्ट का मैं आपको इंट्रोडक्शन पहले दे देता हूँ।